चलिए करें स्टार्ट। पढ़ के आए हो पूरा ना? पक्का? टेस्ट ले लिया जाए? हैं? सरप्राइज टेस्ट ले लिया जाए? ले लिया जाए? चलिए एक बार सारे बच्चे जुड़ जाएं। अरे नहीं नहीं, तुम घबराओ मत ज़्यादा, टेस्ट नहीं होगा तुम्हारा। चलिए साइट ओपन करते हैं। बिल्कुल, टेस्ट ले लो। गुड इवनिंग गुरुजी। ओके, मनोज कुमार आपसे मेरा क्वेश्चन है, ठीक है? मनोज पढ़ के आए हैं मेरे ख्याल से ना, तो इनसे क्वेश्चन पूछना वाजिब बनता है ना? चलिए, लक्ष्य चावला, चलिए क्वेश्चन पूछा जाए थोड़ा अच्छा सा पूछना चाहिए। दी एग्रीकल्चर टेस्टामेंट बुक जो है वो किसने लिखा था? मनोज कुमार। हु रॉट द बुक दी एग्रीकल्चर टेस्टामेंट? किसने? अल्बर्ट होवर ने। अल्बर्ट होवर को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग टर्म किसने दिया था? नॉर्थ बॉर्न ने दिया था, ठीक है? चलिए अपन एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आप इस स्टेज में हो कि अगर मैं कहूँगा और आप लोग पढ़ोगे तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। जिसकी जो इच्छा होगी वो काम करेगा, है ना? और हो सकता है कि थोड़ा सा एक 0.0001% इफेक्ट हो अगर मेरे बोलने से, तो क्योंकि इस स्टेज में जो भी हैं, चाहे ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, सबके अंदर इंटरनल मोटिवेशन दो प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटेंशन के अंदर पढ़ाया जाएगा। जब तक किसी व्यक्ति के अंदर इंटरनल मोटिवेशन नहीं होता है, ठीक है, कितना ही कुछ कर लो वो नहीं पड़ेगा, है ना? और वैसे आप सब लोग जो है पढ़ने वाले हो, जैसा मुझे ज्ञात होता है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। लास्ट क्लास के अंदर भी हम कुछ मैन्योर्स के बारे में बात कर रहे थे। फर्स्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि मैन्योर क्या होता है। मैन्योर जो है संस्कृत के एक वर्ड खास से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? फूड होता है। मैन्योर के अंदर मैंने कहा था कि मैन्योर जो है, जब हमारा एक पोटास और पोटेशियम एक ही बात है क्या? पोटास और पोटेशियम एक ही बात है। जिस तरीके से आयरन को हम किससे डिनोट करते हैं? Fe से डिनोट करते हैं। ये कुछ केमिस्ट्री की चीजें हैं, इन पर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। पोटास और पोटेशियम एक चीज है, ठीक है? पोटेशियम जो है मेनली उसके लिए यूज किया जाता है कि जो K2O फॉर्म होती है, जिसको प्लांट अपटेक करते हैं, उसको पोटेशियम कहा जाता है, जबकि K जो है उसको पोटास कहा जाता है, ठीक है? एक 30 से 40 भी दे रखा है। 30 से 40 आपको टेम्परेचर दे रखा होगा, ठीक है? मॉइस्चर दे रखा होगा। मॉइस्चर कंटेंट जो है पुराने नोट्स के अंदर 30 to 40% दे रखा होगा, लेकिन वो एग्जैक्ट जो है आपका कितना है? 50 to 60% है, ठीक है? तो लास्ट क्लास के अंदर हमने कुछ मैन्योर्स के बारे में बात किया था कि मैन्योर्स क्या होती है, कि मैन्योर्स की ओरिजिन जो है किस नेचर का होता है? ऑर्गेनिक ओरिजिन होता है। यानी जो आपका ऑर्गेनिक डिकम्पोज होते हैं, यानी ऑर्गेनिक रेजिड्यूज होते हैं, उनका जब डिकम्पोजिशन होता है, तो डिकम्पोजिशन के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैन्योर कहा जाता है। क्लियर है? फिर मैन्योर के अंदर भी मैंने दो कैटेगरी किया था। एक होता है आपका बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर, एक होता है कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक। बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर के अंदर ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ज्यादा होता है, जबकि न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन कम होती है। इस वजह से उनका एप्लीकेशन जो है बल्क में, यानी ज्यादा वॉल्यूम के अंदर हमें करना होता है। जबकि कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर के अंदर ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट कम होता है, न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है? और इनका एप्लीकेशन हमें क्या होता है? कम मात्रा में करना होता है। क्लियर है? फिर हमने बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर और कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर को थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश की। तो उसके अंदर बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर को हमने पहले स्टार्ट किया, जिसके अंदर हमने सबसे पहले स्टार्ट किया फार्म यार्ड मैन्योर को। यानी ऐसा मैन्योर जो कि फार्म के यार्ड पर बनाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फार्म यार्ड मैन्योर बोला जाता है। जनरली आपको याद रखना है, फार्म यार्ड मैन्योर के अंदर जो है एनपीके रेशियो कितना होता है? 0.5, 0.2 और 0.5% होता है। क्लियर है? एक फार्म यार्ड मैन्योर को बनने में 3 से 4 मंथ लगते हैं। क्लियर है? उसके बाद में आपको ये 2-3 चीजें याद रखना है कि फार्म यार्ड मैन्योर का यदि हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो जनरली रिकमेंडेशन है 10 से 20 टन प्रति हेक्टेयर, लेकिन जितनी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है या फिर फॉडर क्रॉप्स है, मोर देन 20 टन प्रति हेक्टेयर। तीसरी बात इसके अंदर ये याद रखना है कि हम फार्म यार्ड मैन्योर का एप्लीकेशन कब करें? यदि वेल डिकम्पोज है तो हम बिफोर सोविंग, इमीडिएटली बिफोर सोविंग, यानी बुआई करने से थोड़ी देर पहले ही हम क्या कर सकते हैं? फार्म यार्ड मैन्योर का एप्लीकेशन कर सकते हैं। यदि पार्शियली डिकम्पोज है तो उसके एप्लीकेशन हमें 3 to 4 वीक बिफोर सोविंग करना है, ताकि वो फील्ड कंडीशन के अंदर इजीली डिकम्पोज हो जाए। क्लियर है? मैन्योर के अंदर फिर कल की क्लास के अंदर हमने शॉर्ट टर्म मैन्योर और लॉन्ग टर्म मैन्योर के बारे में बात किया कि अगर मान लीजिए जो ऑर्गेनिक रेजिड्यू हम ले रहे हैं वो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस के बाद कंप्लीटली उसकी ओरिजिनल स्ट्रक्चर खत्म हो जाए, लॉस हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म। अगर ओरिजिनल स्ट्रक्चर खत्म नहीं होगी तो क्या बोलेंगे? लॉन्ग टर्म। फिर हमने कहा कि डिकम्पोजिशन प्रोसेस के अंदर यदि टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसको हॉट मैन्योर, और डिक्रीज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोला जाता है? कोल्ड मैन्योर। हॉट मैन्योर का जो है हॉर्स और शिप है, कोल्ड मैन्योर का क्या है? पिग, कैटल और पोल्ट्री है।
क्लियर हुआ। उसके बाद में हमने बात किया था कंपोस्ट के बारे में। कंपोस्ट क्या होता है जनरली, या कंपोस्ट से पहले हमने दो मैन्योर के और बारे में बात किया। एक आपका पोल्ट्री मैन्योर होता है और एक आपका सिप एंड गोट मैन्योर होता है। जनरली इनके अंदर रेशियो पूछा जाता है। सिप और गोट मैन्योर की अगर हम बात करें तो 3:2:1 होता है, जबकि आपका पोल्ट्री मैन्योर का कितना होता है 3.03, 2.63 और 1.34। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फार्म यार्ड मैन्योर के अंदर जो यूरिन होता है उस यूरिन के अंदर नाइट्रोजन कंटेंट कितना होता है 1%, पोटेशियम कंटेंट कितना होता है 1.35% होता है। क्लियर है। इसके बाद में कल की क्लास के अंदर हमने बात किया था कंपोस्ट के बारे में। कंपोस्ट क्या होता है कि किसी भी जो हमारा वेस्ट होता है उस वेस्ट का जो वेल रोटन मास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोस्ट बोलते हैं। कंपोस्ट के अंदर हमने डिफरेंट कंपोस्ट के बारे में बात किया, जिसके अंदर सबसे पहले हमने टाउन कंपोस्ट के बारे में। टाउन कंपोस्ट के अंदर जनरली आपको एनपीके के रेशियो याद रखना है कि कितना होता है 1.4 होता है। क्लियर है। फिर दो अलग अलग जगह पर कंपोस्ट बनाया गया जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है। एक इंदौर में बनाया गया जहां पर क्या नाम था इंस्टीट्यूट का, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री, जहां पर कौन काम करते थे, अल्बर्ट होवार्ड। जिन्होंने जो कंपोस्टिंग का मेथड दिया उसका नाम क्या है, इंदौर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग, जिसे क्या कहा जाता है, एरोबिक मेथड ऑफ कंपोस्टिंग भी कहा जाता है। क्लियर है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हिप मेथड ऑफ कंपोस्टिंग किसे कहा जाता है तो इंदौर मेथड को। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ट्रेंच मेथड ऑफ कंपोस्टिंग किसे, ट्रेंच मेथड ऑफ मैन्योर किसे कहा जाता है तो एफआईएम को। ट्रेंच मेथड किसने दिया था, सीएन आचार्य ने दिया था। क्लियर है। इसके बाद में सेकंड है इसके अंदर बेंगलोर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग, जो कि कर्नाटका के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में सीएन आचार्य काम करते थे। कब करते, 1939 के अंदर। इन्होंने जो मेथड ऑफ कंपोस्टिंग दिया उसका नाम क्या है, बेंगलोर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग है, जिसको हम एनारोबिक मेथड ऑफ कंपोस्टिंग भी बोलते हैं। क्लियर है। इसके बाद में अगर हम आगे बात करें तो कंपोस्टिंग के अंदर नाडेप के बारे में हमने बात किया, उसकी फुल फॉर्म आपको याद रखना है, एडगो की बात करना है, मायादास मेथड की बात करना है। ठीक है। तो ये सारे मेथड ऑफ कंपोस्टिंग है जो आपको याद रखना है। क्लियर है। इसके बाद हमने वर्मी कंपोस्ट के बारे में बात किया। ऐसा प्लेस जहां पर वर्मी कंपोस्ट प्रिपेयर किया जाता है बोरीमेरी कहा जाता है। टोटल जो आप उसको रेजिड्यू खिलाते हो, ऑर्गेनिक रेजिड्यू खिलाते हो, उसका लगभग 5 to 10% वो ईट करता है और लगभग 90 to 95% को एक्सक्रीट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या कहा जाता है, वर्मी कास्ट कहा जाता है। इसी तरीके से एक वर्ड और होता है वर्मी कंपोस्ट में, आप लिख लेना वर्मी वॉश। क्या होता है, वर्मी वॉश। वर्मी वॉश। देखो वर्मी वॉश की जब हम बात करते हैं तो जो वर्मी कास्ट है उस वर्मी कास्ट का अगर मान लीजिए जो लिटर फॉर्म निकलेगी, जो लिक्विड फॉर्म निकलेगी, जो येलो कलर की होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्मी वॉश कहा जाता है। और वर्मी वॉश का जो स्प्रे जो है, इसका यूज जो है स्प्रे में किया जाता है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वर्मी वॉश क्या है, तो वर्मी वॉश जो है येलो कलर लिक्विड which is obtained from during preparation of वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट, इसका जो यूज है या एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन मेथड जो है इसका क्या है, कभी आपका राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में जाना हो, आरसीए कॉलेज में जाना हो, तो वहाँ पर एक ऑर्गेनिक यूनिट है, उस ऑर्गेनिक यूनिट का आप विजिट कीजिएगा जब भी, अगर आपको टाइम मिलता हो, कभी उधर जाना हो सूरज पोल की तरफ, तो वहाँ पर बहुत प्यारी जो है ऑर्गेनिक यूनिट बनाई हुई है। और वहाँ की ऑर्गेनिक यूनिट के हेड जो है, अभी हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट है उसके एडीजी बने हैं और उन्हें भारत का जो है नोडल ऑफिसर बनाया गया है ऑर्गेनिक यूनिट के ना, डॉक्टर एसके शर्मा, तो हमारे यहाँ से ही हैं। और जो नेचुरल फार्मिंग अभी आपने देखा होगा कि नया कोर्स चल रहा है यूजी के लिए और एमएससी के लिए, वो भी हमारी एमपीयूटी ने जो है उसको प्रिपेयर किया है सिलेबस को। ये चीज क्लियर है। वर्मी वॉश जनरली याद रखना है, येलो कलर लिक्विड विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ वर्मी कंपोस्ट। एप्लीकेशन क्या है इसका, स्प्रे मेथड है। कंपोस्टिंग के अंदर दो चीजें और आपको याद रखना है, एक होता है सुपर कंपोस्ट और एक होता है एजो कंपोस्ट। ठीक है, सुपर कंपोस्ट का मतलब कुछ नहीं होता है, यदि हम उसके अंदर सुपर फॉस्फेट यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट या रॉक फॉस्फेट का एप्लीकेशन करते हैं तो क्या बन जाता है, सुपर फॉस्फेट। ठीक है, तो याद रखना है सुपर कंपोस्ट, 2 स्टार डाल के वो लिखे ना, सुपर कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट। सुपर कंपोस्ट का मतलब क्या है, कंपोस्टिंग की प्रोसेस के दौरान अगर हम किसका यूज करते हैं, एसएसपी का यूज करते हैं। ठीक है, एडिंग ऑफ एसएसपी। एसएसपी की फुल फॉर्म क्या है, सिंगल सुपर फॉस्फेट, जिसके अंदर सल्फर कितना होता है, कंपोस्ट सल्फर कितना होता है
सल्फर कितना होता है? देखो याद रखना है, सिंगल सुपर फॉस्फेट जो है एकमात्र दुनिया का ऐसा फर्टिलाइजर है जिसके अंदर तीनों आपके सेकेंडरी न्यूट्रिएंट एलिमेंट, यानी कैल्शियम की अगर मैं बात करता हूं तो कैल्शियम 19% प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर मैग्नीशियम की बात करता हूं तो 0.03% होता है, सल्फर की बात करते हैं तो 12% होता है, और फॉस्फोरस की बात करते हैं तो 16% होता है, ठीक है। दुनिया का एकमात्र ऐसा फर्टिलाइजर है जिसके अंदर तीनों के तीनों सेकेंडरी न्यूट्रिएंट एलिमेंट यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर प्रेजेंट होता है, और फॉस्फोरस कितना होता है? 16% होता है। जब हम फर्टिलाइजर पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। इसके बाद में एक और चीज याद रखना है, एजो कंपोस्ट। क्या है एजो कंपोस्ट? एजो कंपोस्ट का मतलब है कि कंपोस्टिंग के दौरान यदि हम एजोटोबैक्टर का यूज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एजो कंपोस्ट, ठीक है। एजोटोबैक्टर यूटिलाइजिंग ड्यूरिंग कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग प्रोसेस के अंदर यदि हम किसका यूज करते हैं? एजोबैक्टर का यूज करते हैं, तो एजोटोबैक्टर का यूज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एजो कंपोस्ट कहा जाता है, ठीक है। एक बार ये लिख लीजिए, दोनों पॉइंट्स लिख लीजिए। अगर आपसे कोई पूछे कि सुपर फॉस्फेट जो है वो किस किस का मिक्सचर था? रॉक फॉस्फेट और H2SO4, ठीक है। ये दो तीन चीजें हैं जो, ये लिख लिया क्या आपने? लिखो इसको एक बार, यहाँ पे लिख लेना शॉर्ट में, कहीं ऊपर ही ऊपर टॉप पे लिख लेना। SSP जो है, RP का मतलब है रॉक फॉस्फेट प्लस H2SO4, ठीक है। DSP का मतलब क्या है? DSP डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डबल डाई सुपर फॉस्फेट, ठीक है। तो DSP के अंदर जो है ये भी रॉक फॉस्फेट और आपका जो है HCl का क्रॉस है, मतलब उसमें मिक्सचर से बनाया गया है। एक होता है आपका TSP जो आपका रॉक फॉस्फेट प्लस H3PO4, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी फ्रिक्वेंट बिट में पूछे जाते हैं कि DSP जो है किस किस के मिक्सचर से बनाया गया है, TSP किस किस के मिक्सचर से बनाया गया है। तो याद रखना है, सिंगल सुपर फॉस्फेट रॉक फॉस्फेट प्लस H2SO4, डबल सुपर फॉस्फेट डाई सुपर फॉस्फेट नहीं, डबल सुपर फॉस्फेट है ना, रॉक फॉस्फेट प्लस HCl, और ट्रिपल सुपर फॉस्फेट जो है रॉक फॉस्फेट प्लस H3PO4 यानी ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है। सिंगल सुपर फॉस्फेट के अंदर फॉस्फोरस कितना होता है? 16% होता है, ठीक है। यहाँ पर 32% होता है, और यहाँ पर फिर ऐड कर दो 48% होता है। ये जनरली इसका रेंज है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। एक बार ये भी तीनों चीजें मेंशन कर लेना, SSP, DSP और TSP, ठीक है। लिखा क्या यहां तक? ऑनलाइन जो बच्चे हैं समझ में आ रहा है? मोहित मीना, नितिन डोडा, यादव 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 स्क्वायर। लिखा यहां तक? चलिए इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं हमारे बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर के अंदर ही अगला जो आता है पॉइंट, FIM पढ़ लिया, कंपोस्ट पढ़ लिया, थर्ड आता है हमारा ग्रीन मैन्योर या ग्रीन मैन्योरिंग, ठीक है। आप सीक्वेंस डाल लीजिए जो भी बन रहा हो। ग्रीन मैन्योरिंग, ठीक है। क्या है ग्रीन मैन्योर? देखो नाम की जब हम बात करते हैं तो दो वर्डों से मिलकर बना है, फर्स्ट वर्ड है ग्रीन, सेकंड वर्ड है मैन्योरिंग। मैन्योर की जब भी हम बात करते हैं तो क्या होता है? इट इज द डिकम्पोज प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिक रेजिड्यू, उसको हम क्या बोलते हैं? मैन्योर कहा जाता है। फर्स्ट वर्ड लग रहा है ग्रीन, ग्रीन मतलब वो कंप्लीटली क्या नहीं हुआ है? डिकम्पोज नहीं हुआ है। तो हम जनरली बोल सकते हैं ग्रीन मैन्योरिंग क्या है कि ऐसा मैन्योर जो कि अनडिकम्पोज प्लांट मटेरियल से बनाया जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीन मैन्योर। क्लियर हुआ? और इस ग्रीन मैन्योर को बनाने के लिए जो क्रॉप प्लांट्स यूज किए जाएंगे उनको हम क्या बोलेंगे? ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स कहा जाएगा। ये भी क्लियर है? अब ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स जो है या ग्रीन मैन्योरिंग जो है वो दो तरीके की हो सकती है, एक इन सिटू हो सकता है और एक एक्स सिटू। इन सिटू का मतलब आपने प्लांट ब्रीडिंग के अंदर पढ़ा होगा कि दो तरीके का हम कंजर्वेशन कर सकते हैं जर्म प्लाज्म का, इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन। क्लियर है? इन सिटू की जब भी हम बात करते हैं तो मान लीजिए एक पर्टिकुलर फील्ड है, उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर ही हम उस क्रॉप को ग्रो करेंगे और उसी के अंदर मिक्स कर देंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? इन सिटू ग्रीन मैन्यूरिंग कहा जाता है। एक्स सिटू का मतलब क्या है कि फील्ड यहाँ पर है लेकिन कोई ट्री प्लांट था जिसकी लीव्स जो है मतलब डिकम्पोज होने के बाद सकुलेंसी नेचर की होती है, ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर देती है, तो हम क्या करेंगे? दूसरे स्थान से लाकर यहाँ पर एड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स सिटू कहा जाता है। पीजी 2021 का जब आप पेपर देखोगे तो उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विच वन इज द ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग,
कि कौन सी जो है वो ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग है। तो जाहिर सी बात है हम आगे समझेंगे कि ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग क्या होता है, पूरा इसको समझते हैं। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि ये ग्रीन मैन्यूरिंग क्या होता है। ग्रीन मैन्यूरिंग का मतलब होता है इट इज द undecomposed plant material which have it is the undecomposed plant material which, सिंपल वर्ड में याद रखना है ग्रीन मैन्यूरिंग क्या होता है, अनडिकम्पोज प्लांट मटेरियल को क्या कहा जाता है, ग्रीन मैन्यूरिंग कहा जाता है, जो क्या करेगा डिकम्पोज होने के बाद ऑर्गेनिक मैटर का ऐड करेगा। क्लियर है। अब इस ग्रीन मैन्यूरिंग के अंदर जो क्रॉप हम यूज करते हैं, क्रॉप विच इज यूज इन द ग्रीन मैन्यूरिंग इज नोन एज द ग्रीन मैन्यूर क्रॉप। तो इसकी डेफिनेशन लिखवाने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी क्रॉप जो किसमें यूज की जाएगी, ग्रीन मैन्यूरिंग में यूज की जाएगी, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन मैन्यूर क्रॉप्स कहा जाएगा। क्लियर है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी ऐसी क्रॉप हो जिनके अंदर अनडिकम्पोज प्लांट मटेरियल ज्यादा हो। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब भी हम ग्रीन मैन्यूर क्रॉप्स की बात करते हैं तो इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इसका ये होना चाहिए कि इसका जो है पहली चीज तो ये फैमिली किस फैमिली से बिलोंग करो, फैमिली शुड बी बिलोंग टू, या हम शॉर्ट में लिख सकते हैं फैमिली क्या होना चाहिए इनकी, लेगुमिनोसी। ठीक, लेगुमिनोसी फैमिली क्यों होना चाहिए, इसका रीजन ये है कि अगर लेगुमिनोसी फैमिली होगी तो जाहिर सी बात है उनके रूट्स में नोड्यूल का फॉर्मेशन होगा, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, और साथ के साथ में इनका सीएन रेशियो जो है सीरियल्स की कंपैरिजन में शॉर्ट होता है, तो इजीली ये क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है ग्रीन मैन्यूर के अंदर हमें कौन से फैमिली के क्रॉप प्लांट्स को ग्रो करना है, लेगुमिनोसी फैमिली के क्रॉप प्लांट्स को ग्रो करना है। क्लियर है। अब जब लेगुमिनोसी क्रॉप प्लांट्स को हम ग्रो करते हैं तो इनका डिकम्पोजिशन क्या होगा, इजी होगा। क्यों होगा, क्योंकि इनका सीएन रेशियो क्या होता है, लो होता है। या फिर ऐसी क्रॉप प्लांट्स को लेना है जिनका क्या हो, लो सीएन रेशियो हो। क्लियर हो। अब लो सीएन रेशियो होगा तो मिनरलाइजेशन इजी होगा, और मिनरलाइजेशन इजी होगा तो जाहिर सी बात है ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में कन्वर्जन भी क्या होगा, जल्दी होगा। तो लो सीएन रेशियो होगा तो डिकम्पोज रेट क्या होगी, फास्ट होगी। तो डिकम्पोज रेट क्या होगी, फास्ट। क्लियर है। मैंने एक चीज आपको बताया था कि जब भी हम लेगुमिनोसी प्लांट की बात करते हैं तो उनके अंदर जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, फास्फोरस जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि फास्फोरस जो है इनडायरेक्टली बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में पार्टिसिपेट करता है। उसका रीजन क्या था, फास्फोरस के अंदर मैंने कहा था कि एक टर्म होती है एटीपी और एक होता है एडीपी। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जबकि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट किसका मतलब होता है, आपके एडीपी का। एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलता है तो क्या बनता है, एटीपी बनता है। और एटीपी किसका सोर्स होता है, एनर्जी का सोर्स होता है। 1 एटीपी बराबर कितना कैलोरी होता है, 12 किलो कैलोरी होता है। ये चीज क्लियर थी। अगर मान लीजिए हम लेगुमिनोसी प्लांट को ग्रो करेंगे तो क्या इनके अंदर नोड्यूल फॉर्मेशन होगा, क्या होगा, लेगुमिनोसी प्लांट के अंदर नोड्यूल फॉर्मेशन होगा, और नोड्यूल फॉर्मेशन होगा तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन ज्यादा होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम ऐसी क्रॉप प्लांट्स को ग्रो करें जो फास्फोरस के प्रति क्या है, रेस्पॉन्सिव है, और रेस्पॉन्सिव कौन होगी, वो आपकी लेगुमिनोसी होगी। तो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज हो गई कि ऐसे क्रॉप प्लांट को हमें ग्रो करना है जो इनका रेस्पॉन्स फॉस्फेट के प्रति क्या हो, हायर हो। क्लियर हुआ। इसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, सकुलेंसी नेचर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सकुलेंसी इन नेचर। सकुलेंसी इन नेचर का मतलब है कि जब इनको हम इनकॉर्पोरेट करें फील्ड के अंदर, जब इनको हम फील्ड में मिलाएं तो इनसे जो है ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ज्यादा मिलना चाहिए। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपको याद रखना है। ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स के अंदर वैसे तो कई सारी चीजें हैं, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है आपका, लेगुमिनोसी फैमिली से वो बिलोंग होना चाहिए, उसके रीजंस आपको माइंडसेट में क्लियर होना चाहिए। ये चीज क्लियर है। इसके बाद में अब मैं बात करता हूं कि ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स जो है मेनली दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स कितने प्रकार की होती हैं, 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन है आपका क्या है, इन सीटू। ठीक है, ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स। ठीक है, एक हो जाएगा आपका एक्स सीटू ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स। ये चीज क्लियर है। जब हम इन सीटू की बात करते हैं तो इन सीटू का मतलब क्या है, फील्ड के अंदर, मतलब ये आपका पर्टिकुलर फील्ड है, इस फील्ड के अंदर आपने कोई लेगुमिनोसी प्लांट को ग्रो किया है जिसके अंदर क्या होता है, नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। और जब ये फ्लावरिंग स्टेज पर कब हो, एट द टाइम ऑफ
फ्लावरिंग, कई बुक्स के अंदर लिखा है या तो फ्लावरिंग स्टेज पर हो या उनके अंदर 50% फ्लावरिंग हो चुकी हो या फिर बिफोर फ्लावरिंग हो, बिफोर फ्लावरिंग। कई सारी बुक्स के अंदर जो है अलग अलग चीज मेंशन है, लेकिन आपको याद रखना है अगर ऑप्शन में क्या दे रखा हो, एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग दे रखा हो तो ये भी राइट होगा। अगर आपको ज्यादा ही अगर तीनों चीजें दे रखी हो तो कौन सा याद रखना है, बिफोर फ्लावरिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट जाएगा। क्लियर है? अगर तीनों ऑप्शन में दे रखा है तो कौन सा जाएगा, बिफोर फ्लावरिंग। अगर तीनों वर्ड भी आपको दिया जा सकता है, एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग, 50% फ्लावरिंग और बिफोर फ्लावरिंग, क्या करना है उसको, किसमें फील्ड में क्या करना है, इनकॉर्पोरेट करना है, उसे क्या कहा जाता है, इन सिटू ग्रीन मैन्यूरिंग क्रोप कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर ऐसा क्यों होता है कि हम फ्लावरिंग के टाइम पे या फ्लावरिंग के पहले या 50% फ्लावरिंग पर ही जो है उनको हम डिकम्पोज करें, इसका रीजन क्या है, कौन बताएगा क्या रीजन है? देखिए मैंने कहा था कि कुछ क्रॉप प्लांट्स जो होते हैं, जब भी हम बात करते हैं ड्यूरेशन की बात करते हैं, किसी भी क्रॉप के ड्यूरेशन का 50% टाइम जो है उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है और 50% टाइम उसकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है। क्लियर है? यदि अगर हम बात करते हैं जनरली हमारी लेग्यूम क्रॉप्स की, तो जाहिर सी बात इनका 80 से 90 डेज की ये क्या होती है, जनरली क्रॉप्स होती है। अगर हम सीरियल्स की बात करते हैं तो लगभग 110 से 120 डेज तक का इनका ड्यूरेशन होता है। मतलब सीरियल में 60 दिन तक तो क्या होगी, वेजिटेटिव ग्रोथ चलती है और 60 दिन क्या होता है, इनमें रिप्रोडक्टिव ग्रोथ स्टार्ट होती है। लेकिन हम लेगुमिनोसी प्लांट की बात करते हैं तो इन लेगुमिनोसी प्लांट का ड्यूरेशन ही 80 टू 90 डेज होता है और जनरली पूछा जाए तो आपसे हम बोल सकते हैं कि 5 टू 6 वीक होता है। कॉमनली कितना होता है, 5 टू 6 वीक होता है। कुछ ऐसे 60 दिन के अंदर भी मूंग पककर तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि जब हम बिफोर फ्लावरिंग स्टेज पर करेंगे तो इनके अंदर सकुलेंसी जो होता है, इसके अंदर जो वेजिटेटिव पोर्शन जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन फ्लावरिंग के बाद रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, यानी फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, पोलन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, फ्रूट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी आपका फोटोसिंथेसिस बनेंगे वो कहां ट्रांसलोकेट होंगे, आपके फ्रूट वाले पार्ट में होंगे। मींस आपका जो सोर्स, सिंक और सोर्स आपने दो टर्म सुना होगा फिजियोलॉजी के अंदर। सोर्स क्या होता है, प्लेस वेयर द फोटोसिंथेसिस अकियर, यानी प्लांट के अंदर ऐसा स्थान जहां पर प्रकाश संश्लेषण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं। सिंक क्या होता है कि ऐसा स्थान जहां पर बनने वाले फोटोसिंथेसिस, जहां पर बनने वाले उत्पाद क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंक बोलते हैं। तो जब हम फ्लावरिंग की बात करते हैं और फ्लावरिंग के बाद में सिंक वाले पार्ट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का ट्रांसलोकेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जितनी भी आपकी इन सिटू ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप्स है उनको हमें फील्ड में कब अप्लाई करना है या कब इनकॉर्पोरेट करना है, एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग या 50% फ्लावरिंग या बिफोर फ्लावरिंग स्टेज पर करना है। दैट इज क्लियर? यहां तक समझ में आया? तो इसके अंदर अगर आप रामायण लिखोगे कि इंस्टीट्यूट ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप्स क्या होती है, कि दोस क्रॉप व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड इन द फील्ड एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग या 50% फ्लावरिंग या बिफोर फ्लावरिंग ड्यू टू द रीजन ऑफ। तो इसका कोई मतलब नहीं है, आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि फील्ड में हमने क्रॉप को ग्रो किया है और इसी फील्ड में हमें इनकॉर्पोरेट करना है, कब करना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। दैट इज क्लियर? जब हम बात करते हैं एक्स सीटू ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप की, एक्स सीटू का मतलब क्या हो गया, एक्स यानी होता है आउटर, सीटू का मतलब होता है सिचुएशन या फिर पैलेस, यानी ये हमारा मेन फील्ड है। ठीक है, ये क्या है, हमारा मेन फील्ड है। और हमने क्या किया कि कोई प्लांट है जिनके अंदर लीफ जो है या उनका ट्विग वाला पोर्शन जो है, यानी उनकी टहनियां जो है वो ऑर्गेनिक मैटर रिच होती है, यानी उनके अंदर सकुलेंसी ज्यादा होती है। तो हमारे मेन फील्ड में तो ये ग्रो हो नहीं रहे, हम क्या करेंगे, आउटर पहले से इनको किसमें फील्ड में करेंगे, मेन फील्ड के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स सीटू ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप कहा जाता है। याद रखना है कि एक्स सीटू ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप को ही जो है क्या कहा जाता है, ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग कहा जाता है। मींस यहां पर केवल ट्री प्लांट्स की लीव्स को या टिप वाले पोर्शन को ही हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, पूरे प्लांट को इनकॉर्पोरेट नहीं करते हैं। इसलिए कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप्स, दोस क्रॉप व्हिच इज यूज्ड इन द ग्रीन मैन्यूरिंग प्रोसेस इज नोन एज द ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप्स। And green manuring crops generally classified in two groups. First one is a in situ and another one is a ex situ. Ex situ also known as a green leaf manuring. Clear है? इसके बाद में अगर हम बात करते हैं इन सिटू का मतलब क्या होता है कि उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर ही हम 100 ड्यूरेशन वाली लेग्नोसी प्लांट को हम ग्रो करेंगे और एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग या 50% फ्लावरिंग या बिफोर फ्लावरिंग क्या कर देंगे, फील्ड में इनकॉर्पोरेट कर देंगे। उसे क्या कहा जाता है, इन सिटू ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप कहा जाता है। एक्स सिटू के अंदर मेन फील्ड के अंदर हम कोई ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप को ग्रो नहीं करते हैं, आउटर पहले से हम क्या करते हैं, उसकी लीफ को या ट्विग को इकट्ठा करते हैं और मेन फील्ड के अंदर आकर इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। जब इनकॉर्पोरेट होगा डिकम्पोजिशन होगा और डिकम्पोजिशन होगा तो इसको क्या प्रोवाइड करेगी, ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करने का काम करती है। ये चीज क्लियर है?
इसके बाद में अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इनके एग्जाम्पल से लेकर कि कौन कौन से क्रॉप प्लांट्स ऐसे हैं जो कि आपके इन सिटू की कैटेगरी में आते हैं और कौन कौन से ऐसे क्रॉप प्लांट है जो आपके एक्स सिटू की कैटेगरी में आते हैं। क्लास स्टॉप हो रही है, चलिए अब नहीं होगी। फर्स्ट हम बात करते हैं इन सिटू ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप्स। क्लियर है? इन सिटू ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप्स के अंदर कुछ एग्जाम्पल है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहां से हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हम पर्टिकुलर एग्जाम उसकी बात करेंगे। फर्स्ट वन है आपका सनहेम। क्या है? सनहेम। सनहेम का नाम मैंने एक बार और क्लास में बताया था आपको। एकमात्र ऐसी फाइबर क्रॉप है जिसका यूज करेंसी मेकिंग के अंदर किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर लिग्निन कंटेंट बहुत कम होता है और लिग्निन रेस्पॉन्सिबल फॉर दी हार्डीनेस। ठीक है, तो याद रखना है सनहेम की जब बात करते हैं तो इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है? क्रोटोलेरिया जुन्सिया होता है। क्या होता है? क्रोटोलेरिया जुन्सिया होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। क्रोटोलेरिया जुन्सिया जो है ये भी लेगुमिनोसी फैमिली से बिलोंग करती है और मेनली इसको इंडिया के कौन से वाले पार्ट में? नॉर्थ इंडिया के अंदर। कहां पर? नॉर्थ इंडिया के अंदर जो है ये ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप के लिए बेस्ट है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि बेस्ट इन नॉर्थ इंडिया। क्लियर हुआ? कौन सी आपकी? सनहेम। सनहेम के बाद में जो दूसरा क्रॉप प्लांट है उसका नाम है आपका सेसबेनिया, इसे कहा जाता है ढेंचा। क्या कहा जाता है? ढेंचा कहा जाता है। ठीक है, सेसबेनिया की अगर मैं बात करता हूं तो इसका बोटेनिकल नेम जो है सेसबेनिया स्पीसीज है। क्या है? सेसबेनिया स्पीसीज। सेसबेनिया स्पीसीज के अंदर दो मोस्ट इंपोर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है। एक होता है सेसबेनिया एकुलाटा। क्या है? सेसबेनिया एकुलाटा। और एक है सेसबेनिया रोस्टाटा। क्या है? सेसबेनिया एकुलाटा और एक है सेसबेनिया रोस्टाटा। क्लियर हुआ? एक चीज और याद रखना है कि जो सेसबेनिया है ये आपका शॉर्ट डे प्लांट है। कौन सा है? शॉर्ट डे प्लांट है। ये चीज क्लियर है? शॉर्ट डे प्लांट है तो किस सीजन में ग्रो होगा? ये खरीफ सीजन के अंदर ग्रो होगा। अभी हम आगे बात करेंगे। जब भी हम सेसबेनिया एकुलाटा की बात करते हैं तो इसके अंदर जो नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है वो केवल कहां पर होता है? आपके कहां पर होता है? रूट्स में। तो नोड्यूल फॉर्मेशन अकेयर ओनली nodule formation occur only in roots। ये चीज क्लियर है? इसके बाद में अगर हम सेसबेनिया रोस्टाटा की बात करें तो रोस्टाटा का मतलब आर से हो रहा है यानी रूट से हो रहा है, लेकिन याद रखना ये थोड़ा इनवर्स है। इसमें जो है आपके रूट्स के साथ साथ आपके स्टेम वाले पार्ट पर भी क्या होता है? नोड्यूल फॉर्मेशन होता है। तो इसको हम बोल सकते हैं रूट प्लस स्टेम पर क्या होता है? नोड्यूल। यहां लिख लेना नोड्यूल फॉर्मेशन। क्लियर है? तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किसके अंदर नोड्यूल का फॉर्मेशन रूट के साथ साथ स्टेम पर होता है? तो सेसबेनिया रोस्टाटा। सेसबेनिया एकुलाटा में केवल कहां पर एक्यूलेट होते हैं? रूट्स पर होते हैं। ये चीज क्लियर है? अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये है कि मैंने आपको बताया कि जो सेसबेनिया है, ठीक है, सेसबेनिया जो है वो किस नेचर का है? किस नेचर का है? शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट क्या होता है? दोस प्लांट इज रिक्वायर्ड लेस देन 10 आवर फॉर फ्लावर इनिशिएशन। उसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट डे प्लांट। यानी ऐसे पौधे जिनके अंदर पुष्पन की प्रक्रिया के लिए 10 घंटे से कम की प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? लघु दिवस वाले पौधे या पादप बोलते हैं। ठीक है, या फिर शॉर्ट डे प्लांट कहा जाता है। यही होता है फोटोपीरियोडिज्म जो एलार्ड और गार्डनर ने दिया था। ठीक है, उसके बेसिस पे सेसबेनिया जो है जनरली पहली चीज याद रखना है, कौन सी क्रॉप है ये? खरीफ सीजन की क्रॉप है। कौन से सीजन की है? खरीफ सीजन। और हम जानते हैं कि जितने भी खरीफ सीजन की क्रॉप्स है वो किसमें होता है? हमारा क्या होते हैं? वो शॉर्ट डे प्लांट इन नेचर होते हैं। क्लियर है? क्या आप इसको रबी सीजन के अंदर ग्रो कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते हो? ठीक है, इसके अलावा ये जो सेसबेनिया है ये सेंसिटिव है वाटर लोगेड कंडीशन के प्रति। किसके प्रति है? सेंसिटिव टू वाटर लोगेड। किसके प्रति सेंसिटिव है? वाटर लोगेड कंडीशन के प्रति सेंसिटिव है। पहली चीज। अब आपने ये भी सुना होगा कि सेसबेनिया का एप्लीकेशन मेनली है सेसबेनिया को ग्रीन मैन्योर क्रॉप के रूप में हम राइस के फील्ड के अंदर ग्रो करते हैं। सुना है इसके बारे में? तो एक इंस्टीट्यूट है हमारा इंडिया के अंदर। आप सब लोग क्या मुंबई गए हो क्या कभी? नहीं गए? मुंबई जाने का अगर मौका मिले तो जाना। यहां पर जो है एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है बार्क। क्या है? बार्क। बार्क का नाम है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर।
अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो जो है वो फिजिक्स से रिलेटेड वर्क करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी एक सीनियर है अंतरा ठाडा, जो अभी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में डीएसटी फेलो के माध्यम से जो है पीएचडी कर रहे हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंदर एग्रीकल्चर को भी जो है रिसर्च में किया जाता है, वो म्यूटेशन पे वर्क कर रहे हैं। जनरली क्या होता है कि जब आप यूजी के बाद एमएससी करते हो तो एमएससी के अंदर आपको दो चांस होता है, या तो आप गोल्ड मेडलिस्ट बनो, अगर आप मान लीजिए पूरी यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट बनते हो एमएससी के अंदर, जैसे आपका डिपार्टमेंट होता है, कोई एग्रो या कोई सोइल का होता है, यदि आप ओवरऑल यूनिवर्सिटी में एमएससी लेवल पे टॉप करते हो, पहली कंडीशन, तो आपको चांसलर मेडल मिलता है, ठीक है। सेकंड कंडीशन, अगर 10 से ज्यादा कैंडिडेट आपकी क्लास में है तो आपको जो है गोल्ड मेडल मिलता है, ठीक है। 10 से ज्यादा अगर कैंडिडेट होते हैं तो उनको एक डीएसटी फेलोशिप मिलता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो हर साल जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंदर भी 2 से 3 सीट होती है एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए। आपको पहले रिसर्च प्रपोजल भेजना पड़ेगा कि आप किस पे काम करना चाहते हो, वहाँ का साइंटिस्ट अगर तैयार है तो आप वहाँ जाकर जो है काम कर सकते हो। 40,000 रुपये पर मंथ जो है आपको फेलोशिप मिलती है, एचआरए मिलता है 4 साल तक, ठीक है। उसके बाद में एक रिसर्च असिस्टेंट के रूप में जो है आप वहाँ पर कंटिन्यू जॉब भी कर सकते हो, ठीक है। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की मैं बात करता हूँ, इन्होंने क्या किया, सेजबिनिया जो है, सेजबिनिया हमने कहा कि किस नेचर का है, शॉर्ट डे प्लांट है, खरीफ सीजन का है, लेकिन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साइंटिस्टों ने एक म्यूटेंट डेवलप किया। क्या तैयार किया? एक म्यूटेंट। म्यूटेंट का मतलब क्या होता है? म्यूटेशन क्या होता है? सडनली अकेयर, जो जेनेटिक या फिर हेरिटेबल चेंजेस होते हैं उसको क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। एंड दोस फैक्टर व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द म्यूटेशन इज नोन एज अ म्यूटाजीन, है ना। तो म्यूटेशन की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने एक म्यूटेंट डेवलप किया, उस म्यूटेंट का नाम था या उस वेराइटी का नाम दिया इन्होंने TSR1। क्या नाम दिया? TSR1। इस TSR1 के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये सैलिनिटी रेजिस्टेंस है। क्या है? सैलिनिटी रेजिस्टेंस, पहली चीज। सेकंड चीज है कि ये वाटर लोगेड भी रेजिस्टेंस है, वाटर लोगेड रेजिस्टेंस। और थर्ड और मोस्ट इंपोर्टेंट है इनसेंसिटिव टू फोटो पीरियड, यानी फोटो पीरियड के प्रति क्या है? इनसेंसिटिव है, यानी असंवेदनशील है, यानी इसकी फ्लावर इनिशिएशन पर फोटो पीरियड का कोई इफेक्ट नहीं होता है, आप किसी भी सीजन के अंदर इसको ग्रो कर सकते हो। क्लियर है? तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि TSR वेराइटी 1 जो है, TSR1 किसकी वेराइटी है, तो सेजबेनिया की। किसने डेवलप किया? बार्क ने। जनरली क्या होता है, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है ना तो अपना मस्तिष्क काम नहीं करता है, अपन सोचते हैं कि यार बार्क का क्या काम है एग्रीकल्चर के अंदर, है ना। तो बहुत रेयरेस्ट केस है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन आपको याद रखना है सेजबेनिया जो है वो किस सीजन की क्रॉप है? खरीफ सीजन की क्रॉप है, सेंसिटिव टू वाटर लोगेड है। बार्क ने जो है एक म्यूटेंट डेवलप किया जिसका नाम क्या है? TSR1 है, सैलिनिटी रेजिस्टेंस है, वाटर लोगेड रेजिस्टेंस है और इनसेंसिटिव टू फोटो पीरियड है। ये चीज क्लियर है? अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इस सेजबेनिया का यूज जो है जनरली कहां पर किया जाता है? तो जनरली जो है साउथ इंडिया के अंदर ये बहुत फेमस है। कहां पर? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए नॉर्थ इंडिया के अंदर कौन फेमस है, तो कौन है? साउथ इंडिया के अंदर ग्रीन मैन्यूर क्रॉप के अंदर, ग्रीन मैन्यूर क्रॉप में कौन फेमस है? सेजबेनिया। क्लियर हुआ? ये चीज क्लियर है? इसके अलावा जो है राइस क्रॉप के अंदर भी जो है कौन फेमस है आपका? सेजबेनिया। ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए? इसके बाद में एक टर्म आता है आपका ब्राउन मैन्यूरिंग। क्या आता है? ब्राउन मैन्यूरिंग। या ब्राउन मैन्यूरिंग को पढ़ने से पहले हम क्लियर कर लेते हैं एक्स के इंस्टीट्यू ग्रीन मैन्यूरिंग के एग्जांपल, या और भी आपको इसके अंदर एग्जांपल रखा है। इंस्टीट्यू के अंदर दो हो गए थे हमारा, क्या क्या हो गया? सनहेम्प हो गया, क्रोटोलेरिया जुन्सिया जिसको हम बोलते हैं। सेकंड जो है हमारा ढेचा हो गया जिसको हम क्या बोलते हैं? सेजबेनिया स्पीसीज कहा जाता है। थर्ड याद रख लेना इसके अंदर काउपी है आपका, ठीक है। और फोर्थ आप याद रखना कोई भी लेग्यूम क्रॉप जिसका ड्यूरेशन जो है 5 to 6 वीक हो, ठीक है, उसका यूज आप किसमें कर सकते हो? इंसिट्यू ग्रीन मैन्यूर क्रॉप्स के रूप में आप कर सकते हो। दैट इज क्लियर? इसके बाद में सेकंड चीज आती है आपका एक्स-सिट्यू ग्रीन मैन्यूर। क्या आता है? एक्स-सिट्यू ग्रीन मैन्यूर क्रॉप्स। एक्स-सिट्यू ग्रीन मैन्यूर क्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं? आल्सो नोन एज ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग। ये क्वेश्चन जो है पीजी 2019 का है, जो आपसे पूछा जाएगा। ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग के अंदर जो है कई एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं, एग्जांपल्स में याद रखना है ग्लिरिसीडिया। क्या रखना है? ग्लिरिसीडिया, ठीक है। उसके अलावा पोंगामिया पिन्नाटा जिसको हम करंज बोलते हैं,
पोंगामिया ग्लेब्रा भी बोला जाता है, ठीक है, केसुराइना, इक्वेस्टिफोलिया, ठीक है। उसके अलावा सब बबूल आपको याद रखना है, ठीक है। ये कुछ ट्री प्लांट्स हैं, जिन ट्री प्लांट्स की जो लीव्स होती है वो लीव्स क्या होती है, आपकी सकुलेंसी नेचर की होती है। तो जैसे ये गिरती है या फिर हम क्या करते हैं, इस प्लांट से या इस ट्री से जो है इन लीव्स को हटाते हैं और हटाकर कहाँ पर लेके जाते हैं, मेन फील्ड के अंदर जाते हैं, वहां पर इनकॉर्पोरेट करते हैं। जब इनका डिकम्पोजिशन होता है तो ये किसमें रिच होती है, सकुलेंसी नेचर होती है, ऑर्गेनिक मैटर में रिच होती है। तो फील्ड के अंदर क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर ऐड होगा। जब ऑर्गेनिक मैटर ऐड होगा तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स के क्या बेनिफिट्स है, तो इनको लिखने की आवश्यकता नहीं है, माइंड में सेट करना है। जब भी ऑर्गेनिक मैटर की बात है तो पहली चीज न्यूट्रिएंट का सोर्स होगा, सेकेंड चीज ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर रहा है तो जाहिर सी बात है सोइल के स्ट्रक्चर को इंप्रूव करेगा, एरेशन बढ़ेगा, माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ेगी। माइक्रोबियल एक्टिविटी अगर बढ़ती है तो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो एरेशन अगर बढ़ा है तो पोर स्पेस बढ़ेंगे, पोर स्पेस बढ़ा है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखना है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि सोइल की स्ट्रक्चर तो इंप्रूव ही है, बल्क डेंसिटी कम होगा, मतलब टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहेगा, रेगुलेट रहेगा। तो कई सारी चीजें आपको जो है इससे कोरिलेट करते हुए चलना है, क्लियर है। तो ये आपको अब तक हमने पढ़ा किसके बारे में, ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स के बारे में। जैसे मैं लिखाता जा रहा हूं एक बार आप लिखना, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। यहां तक लिख लिया था क्या, ये लिख लिया था, वो वाला नहीं लिखा, ये वाला तो नहीं लिखा ना, ये लिखो ग्रीन मैन्योरिंग। ग्रीन मैन्योरिंग में सिंपल सा लिख लो, अनडिकम्पोज प्लांट मटेरियल को क्या कहा जाता है, ग्रीन मैन्योर कहा जाता है। ग्रीन मैन्योरिंग में लिखना, अनडिकम्पोज प्लांट मटेरियल को क्या कहा जाता है, ग्रीन मैन्योरिंग कहा जाएगा। और ऐसी क्रॉप जो ग्रीन मैन्योरिंग में यूज की जाएगी उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स कहा जाता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेना, फैमिली जो है लेगुमिनोसी होना चाहिए, लो सी एन रेशो होना चाहिए, तो डिकम्पोजिशन रेट जो है क्या रहेगी, हाई रहेगी। रेस्पॉन्स फॉस्फेट के प्रति हायर होना चाहिए। सकुलेंसी इन नेचर, यानी उसके अंदर सकुलेंसी का मतलब क्या होता है कि मतलब ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट हम बोल सकते हैं, या उसके अंदर जो वेजिटेटिव पोर्शन है वो ज्यादा होना चाहिए। तो चार जो है इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। करंज जो है वो आपका इसी में आएगा, ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स के अंदर जो है एक्सिक्यूटिव का है, डेलब्रेजिया रेशो जिसको हम कहा जाता है, या डेलब्रेजिया स्पीसीज जिसे कहा जाता है, ठीक है, करंज। सॉरी सॉरी, करंज का जो है पोंगामिया स्पीसीज को कहा जाता है ना। और एक होता है गुलमोर, गुलमोर को क्या कहा जाता है, डेलबेरिक्स, कुछ ऐसा इसका नाम है, डेलबेरिक्स स्पीसीज कहा जाता है। एक बार ये लिखा क्या, करंज जो है कंसंट्रेटेड के अंदर तब हम बात करेंगे जब इसके हम ऑयल केक्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, ऑयल केक्स की, ठीक है, तब हम कंसंट्रेटेड के अंदर इसको इंक्लूड करेंगे। अभी हम पढ़ेंगे कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स। ये लिख लिया क्या, चलिए आगे लिखना, ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स इन सिटू और एक्स सिटू। ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को, ट्विक्स, ट्विक्स का मतलब क्या होता है हिंदी में, टहनिया, ठीक है। या तो पत्तियों को या टहनियों को एक स्थान से मेन फील्ड में लाके जाकर जब हम इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिटिव ग्रीन मैन्यूर बोला जाता है। और इसे क्या कहा जाता है, ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग कहा जाता है। पीजी 2021 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, विच वन इज रिलेटेड टू ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग क्रॉप्स, ठीक है। तो तीन इधर वाले ऑप्शन थे आपके इंस्टीट्यूट वाला, एक जो है ग्लिरिसीडिया दिया हुआ था, ठीक है। तो कौन सा राइट आंसर होगा, ग्लिरिसीडिया। हाँ, डेलोनिक्स रेजिया है दोस्त। ग्लिरिसीडिया का यूज भी किया जाता है, सोडिक सॉइल को रिक्लेमेशन के लिए किया जाता है मोहित, अभी हम लिखेंगे। आपको ऐसे समझ में आ रहा है, थ्योरी में लिखा है, ठीक है। लिखो एक बार इसको, हाँ एक बार और समझाते हैं।
ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप्स के अंदर दो प्रकार का होता है, इन सिटू और एक्स सिटू। इन सिटू का मतलब क्या होता है कि यदि हमने कोई पर्टिकुलर क्रॉप को जो है वो फील्ड में ही ग्रो किया है और जब वो फ्लावरिंग स्टेज पर आएगी या 50% फ्लावरिंग हो जाएगा या बिफोर फ्लावरिंग स्टेज पर हम उसको फील्ड के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, इसे क्या कहा जाता है? इन सिटू ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप्स कहा जाता है। एक्स सिटू ग्रीन मैन्यूरिंग का मतलब हो गया एक्स सिटू, यानी दूसरे स्थान से लेकर आकर हम लीफ या ट्विक्स को मेन फील्ड के अंदर आकर इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो उससे जो ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज होता है या जो वो अनडिकम्पोज प्लांट मटेरियल है उसे हम बोलते हैं एक्स सिटू ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप्स, या इसे कहा जाता है ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग। आजकल पीजी के अंदर भी थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, मतलब इजी लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन नहीं आता है। वो जमाना गया कि जब पूछा जाता था कि ब्रॉडली फीड को किल करने के लिए कौन से हेर्बिसाइड का यूज करते हैं, कौन से का करते थे पहले? 2,4-D का करते थे, 2,4-डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। लिख लिया? ऑनलाइन वाले बच्चों लिख लिया क्या? चलिए, इसके बाद में लिखो इंसिट्यू ग्रीन मेन्यू सनहेम, टोटोलेरिया जुनसिया, बेस्ट इन नॉर्थ इंडिया। या नॉर्थ इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो ग्रीन मैन्यूरिक क्रॉप के रूप में यूज की जाती है उसका नाम क्या है? सनहेम्प। सनहेम्प जनरली जो है एक फाइबर क्रॉप भी है, ठीक है, और इसका यूज जो है वो करेंसी मेकिंग के लिए यूज किया जाता है बिकॉज ड्यू टू द लो अवेलेबिलिटी ऑफ लिग्निन। कैसे याद किए थे? अरे भाई इन सिटी वाले कि ऐसे जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं वो सारे किस में आते हैं? आपके इन सिटी में। जिनका आपने नाम ही नहीं सुना है वो सब किस में आएंगे? एक्स सिटी में। सिंपल सी बात है। अब इससे इजी ट्रिक क्या बताएं, बताओ सुमित? सनहेम्प है तो क्रॉप है, तो जाहिर सी बात इसको हम ग्रो कर सकते हैं, है ना? यार मोहित, यही मेरे को पता है सेस्बेनिया रोस्टाटा, इसके अलावा दूसरी स्पीसीज का तो पता नहीं है कि कौन सी है। ढेचा लिख लेना, सेस्बेनिया स्पीसीज, शॉर्ट डे प्लांट, सेस्बेनिया एकुलाटा, सेस्बेनिया रोस्टाटा। याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। जहां रूट की बात आ रही है यानी रोस्टेड की बात आ रही है, वहां पर आपका रूट प्लस स्टेम दोनों होंगे ना, नोड्यूल का फॉर्मेशन दोनों जगह होगा। और आप सभी को पता है कि नोड्यूल का फॉर्मेशन के पीछे क्या रीजन है ना? सेस्बेनिया एकुलाटा और सेस्बेनिया रोस्टाटा। Nodule formation occur only in roots in Sesbania acuata. देखो, हो सकता है कुछ पॉइंट्स जो आपका पुराने नोट्स अगर आपके पास हो, जो हम भवानी सर ने पढ़ाए हैं, उनमें से मैं उन पॉइंट्स को बाद में लिखाऊंगा, लेकिन मैं पूरा कवर करवाते हुए उस नोट्सों को चलूंगा। साथ में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी अगर पॉसिबल होगी तो मैं वो देने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना? वो कंटेंट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। सेस्बेनिया स्पीसीज ये लिखा? लिखो। लिख लिया? इसके बाद सेस्बेनिया में लिख लो, शॉर्ट डे प्लांट, खरीफ सीजन का है, सेंसिटिव टू वाटर लोगेट। बार्क ने जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है।
एक म्यूटेंट डेवलप किया जिसका नाम क्या है, TSR1 है, जो कि सैलिनिटी रेजिस्टेंस होता है। RES डॉट का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस, वाटरलॉगेड रेजिस्टेंस होता है, इनसेंसिटिव टू फोटो पीरियड होता है। ठीक, साउथ इंडिया के अंदर ग्रीन मैन्यूर क्रॉप के रूप में कौन सा है, सेसबेनिया है, और राइस के अंदर भी कौन है, सेसबेनिया। ठीक है, राइस के अंदर देखो, इसलिए आप भी याद रखना कि राइस जो है वो एक खरीफ सीजन की क्रॉप है, और खरीफ सीजन का ही कौन है, हमारा सेसबेनिया है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ये भी होगा कि सर राइस तो वाटरलॉगेड कंडीशन के अंदर ग्रो होता है, ठीक है, लेकिन ये तो सेंसिटिव है। ठीक है, तो मेनली जो डायरेक्ट सीडेड राइस होता है, ठीक है, जहां पर हम डायरेक्ट सीडेड राइस करते हैं या अपलैंड कल्टीवेशन जहां पर हम करते हैं मेनली ग्रीन मैन्यूर क्रॉप्स के रूप में, वहां पर इसको ग्रो करते हैं। ठीक है, लिखिए ये, लिखो। वर्ल्ड फूड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड फूड डे कब किया जाता है, 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, 17 को क्यों नहीं किया जाता है? या 15 को क्यों नहीं किया जाता? इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि एक इंस्टीट्यूट है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं FAO। क्या कहा जाता है, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को, कब, 16 अक्टूबर 1945 को रोम में, इटली में हुई थी। और पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है फूड और एग्रीकल्चर को किस तरीके से प्रमोट किया जाए, किस तरीके से उसमें नया रिसर्च हो, किस तरीके से न्यूट्रिशनल क्रॉप को डेवलप किया जाए, उसका जो लीडिंग इंस्टीट्यूशन है वो क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इस वजह से 16 अक्टूबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, आपका वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक, DAP के अंदर नाइट्रोजन कितना होता है, जिन्होंने लिख लिया वो बताएंगे। नाइट्रोजन 8% नाइट्रोजन, 16% फॉस्फोरस। नैनो DAP के अंदर, नैनो DAP के अंदर 8% नाइट्रोजन, 16% फॉस्फोरस, और DAP के अंदर 46% फॉस्फोरस, 18% नाइट्रोजन। ये तो बचपन में याद हो गया होगा तुम्हें ना। कुछ चीजें ऐसी होती है जो एकदम माइंड में, जैसे ही आप कोई डालोगे तो एकदम जिस तरीके से ATM डालते हैं पैसे निकल जाते हैं ना पिन दबाने के बाद। जैसे अगर राइस का अगर मैं पूछूं कि साइंटिफिक नेम क्या है, तो क्या कहोगे? अगर मैं आपसे पूछूं राइस बीन का नाम क्या है, तो फिर हवा टाइट हो जाएगी, है ना। विग्ना अम्बेलाटा लिख लेना, अगर कभी पूछा जाए राइस बीन, एक बीड़ है राइस बीन, लेगुमोसी बीड़ है, विग्ना अम्बेलाटा। ठीक है, अम्बेलाटा, विग्ना अम्बेलाटा। ठीक है, बहुत रेयरेस्ट केस है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन अगर कभी कभी पूछ लिया जाए राइस बीन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, विग्ना अम्बेलाटा होता है। जब हम बीड़ पढ़ेंगे अच्छे से इनको याद करेंगे। लिखो इसको एक बार, थोड़ा जल्दी लिखोगे तो अपन थोड़ा और कंटेंट पढ़ सकते हैं, है ना। कोशिश करो थोड़ा जल्दी लिखने की। लिख लिया, चलिए। उसके बाद सनहेम, ढेंचा, काउपी, लेग्यूम क्रॉप्स जिनका ड्यूरेशन कितना हो, 5 to 6 वीक का हो। ठीक है, उनको भी हम किस में इंक्लूड कर रहे हैं, इन सीट्यू के अंदर। ये सभी किसके एग्जाम्पल है आपके, इन सीट्यू, इन सीट्यू। सुमित शर्मा, नैनो DAP में 8% से ज्यादा क्यों नहीं होती, इसका कंसेप्ट भी अपन बताएंगे। ठीक है, कि नैनो DAP में नाइट्रोजन 8% क्यों है। अगर मैं आपसे कहूं कि यूरिया में 46% नाइट्रोजन ही क्यों होती है, 47 क्यों नहीं होती, या गेहूं की रोटी को ही क्यों खाते हो, राइस की रोटी क्यों नहीं खाते हो, तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो अपन इनका जवाब नहीं दे सकते। ठीक है ना, कुछ
सार्वभौमिक सत्य आपने सुना होगा, यूनिवर्सल ट्रुथ जो सुना होगा ना, उस तरीके। एनर्जी का सोर्स सनी क्यों है, चंद्रमा क्यों नहीं हुआ? तो अब अगर है ना, तो यहाँ पर अपन नहीं कर सकते इसको, फिर भी होगा तो हम बताएंगे। दिखाइए, चलो एक्सेटिव ग्रीन मैन्योर क्रॉप में लिखो, ग्रीन लीफ मैन्योरिंग। इनको क्या कहा जाता है? ग्रीन लीफ मैन्योरिंग भी कहा जाता है ना। सब बबुल का जो है आपसे नाम पूछा जा सकता है, ल्यूसियाना ल्यूकोफाला। ल्यूसियाना ल्यूकोफाला, ल्यूसियाना ल्यूकोफाला, ल्यूसियाना ल्यूकोफाला, ठीक। और भी लिख सकते हो आप, गुलमोहर और लिख लेना एक और। गुलमोहर का नाम सुना है आपने? आपने देखा होगा कि गांव में जो है बड़े प्यारे प्यारे फूल आते हैं लाल कलर के, लेकिन पतझड़ का मौसम आता है तो सारे झड़ जाते हैं, ठीक है। गुलमोहर, जिसको हम बोलते हैं डेलोनिक्स रेजिया, डेलोनिक्स, ठीक है। जंगल की आग का नाम सुना है? जंगल की आग किसे कहा जाता है? फॉरेस्ट लाइट, फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर याद रखना है। प्लास को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? प्लास। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, वेरी गुड, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड है, पूछा जा सकता है। किसे कहा जाता है? तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को कहा जाता है, ठीक है। ग्लिरिसीडिया सेपियम भी होता है, कई सारी इसकी है, ग्लिरिसीडिया सेपियम है, ठीक है। और ग्लिरिसीडिया के आगे लिख लेना, सोडिक सोइल के लिए है ना, रिक्लेमेशन ऑफ सोडिक सोइल। ग्लिरिसीडिया जो है जनरली रिक्लेमेशन करता है किसका? रिक्लेमेशन ऑफ सोडिक सोइल, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल लिखा है ग्लिरिसीडिया, ग्लिरिसीडिया जिसका यूज जो है सोडिक सोइल के रिक्लेमेशन के लिए किया जाता है। सेकंड है पोंगाम या पिन्नाटा, थर्ड है आपका केसुरिना इक्विस्टिफोलिया, और फोर्थ है आपका सब बबूल, ठीक है, जिसे हम ल्यूसियाना ल्यूकोफाला बोलते हैं। फिफ्थ है आपका गुलमोहर, डेलोनिक्स रेजिया है। इसके अलावा भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि विच वन इज द एक्सेटिव ग्रीन मैन्योर क्रॉप, तो जिसका नाम आपने सुना हो, जिसका हम क्रॉप के रूप में यूटिलाइज करते हैं, ग्रो करते हो, तो वो तो इन सिटू में आएगा, जो नहीं आया उसको एक्सेटिव में कर देना। लेकिन बाद में पेपर देने के बाद यूँ मत बोलना कि सर ने कहा था, ठीक है। उस क्वेश्चन को आपके ऊपर डिपेंड करना कि क्या राइट आंसर लगाना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि राजस्थान प्रीपीजी एक ऐसा खेल है जिसके अंदर आपको अपनी महारत को प्रदर्शित नहीं करना होता है कि हमें सब कुछ आता है, ठीक है। 100 क्वेश्चन में से पिछले 4 साल का ट्रेंड रहा है 2019 से लेकर 2023 तक का, जिस कैंडिडेट के लगभग 60 से 65 क्वेश्चन राइट रहते हैं वो टॉप 10 में आ जाता है। कितने में आ जाता है? टॉप 10 के अंदर 60 से 65 क्वेश्चन जिसके राइट रहते हैं, अधिकांश जो 4 साल का देखा गया है 2019, 2020, 21, 22 और 22 तक है ना। फोर्थ क्या लिखा है? 1 2 3 4 सब बबूल, सब बबूल। थोड़ा सा राइटिंग जो है वो विचित्र है। सब बबूल, ल्यूसियाना ल्यूकोफाला, गुलमोहर जिसे हम क्या बोलते हैं? डेलोनिक्स रेजिया बोलते हैं। क्या बोला जाता है? डेलोनिक्स रेजिया कहा जाता है, ठीक है। लिख लिया क्या आप लोगों ने? चलिए, इसके अलावा एक दो और लिखना चाहो तो लिखना, केसिया तोरिया, ठीक है, आपकी इच्छा है लिखना चाहो तो। केसिया तोरिया, ठीक है। ये सब जो है फॉरेस्ट्री है, केसिया तोरिया, जो कि लेग्नोसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। केसिया तोरिया लिखा। चलिए आगे हम बात करते हैं। ग्रीन मैन्यूरिंग आपको यहाँ खत्म होता है। इसके बाद एक वर्ड आता है आपका ब्राउन मैन्यूरिंग। देखो, ब्राउन मैन्यूरिंग की बात जब हम करते हैं, ग्रीन मैन्यूरिंग के अंदर मैंने कहा था कि ग्रीन मैन्यूर्स जो होती है वो क्या होते हैं? अनडिकम्पोज प्लांट मटेरियल होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ग्रीन मैन्यूर कहा जाता है, दैट इज क्लियर। अब बात आती है ब्राउन मैन्यूरिंग। तो ब्राउन मैन्यूरिंग सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस क्रॉप प्लांट से रिलेटेड है। तो अगर क्रॉप प्लांट की बात आए तो किससे रिलेटेड है? राइस, ठीक है। इसके अंदर जो मैन्यूर के रूप में जो क्रॉप यूज की जाती है, मैन्यूर क्रॉप जो है वो क्या है? सेसवेनिया, जिसको हम क्या बोलते हैं?
ढेंचा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ढेंचा। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि इसको ब्राउन मैन्यूरिंग हम क्यों बोल रहे हैं। ठीक, जनरली जब हम राइस की बात करते हैं तो राइस का कल्टीवेशन हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट वन होता है आपका वाटरलॉगेड कंडीशन के अंदर, यानी पडलिंग तैयार करके, यानी एक इम्प्रीवियस लेयर बनाकर हम क्या करते हैं, राइस का कल्टीवेशन करते हैं। जब हम पडलिंग तैयार करते हैं तो जाहिर सी बात है वाटरलॉगेड कंडीशन होगी, ठीक है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन वहां पर कम होगी, तो वीड प्लांट का इन्फेस्टेशन भी क्या होता है, कम होता है। क्लियर है? एक होता है आपका अपलैंड कल्टीवेशन। अपलैंड कुछ नहीं दिख रहा है, दिखेगा है ना, इंतजार करो, दिखेगा। राइस की जब हम बात करते हैं तो राइस के अंदर अपलैंड कल्टीवेशन होता है, यानी वहां पर वीड का इन्फेस्टेशन होगा कंपेयर टू लोलैंड कल्टीवेशन। क्लियर हुआ? एक आजकल चल रहा है डायरेक्ट सीडेड राइस। आपने देखा होगा कि जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है, जनरली अगर आप बूंदी वाले रीजन में जाओगे तो वहां के कुछ फार्मर भी जो है डायरेक्ट सीडेड राइस कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से। तो डायरेक्ट सीडेड राइस में क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमारा फील्ड है, इस फील्ड के अंदर मेन क्रॉप आपकी क्या है, मेन क्रॉप क्या है आपकी, राइस। ठीक है, अब इस मेन क्रॉप राइस का हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डीएसआर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डीएसआर। डीएसआर का मतलब होता है डायरेक्ट सीडेड राइस। क्लियर है? किसी भी क्रॉप को जर्मिनेट होने के लिए 3 से 4 दिन का समय लगता है। दैट इज क्लियर। मान लीजिए हमने सीड ड्रिल के माध्यम से राइस की इस तरीके से रो बनी, ठीक है, इन रो में हमने क्या ग्रो किया, राइस को ग्रो किया, इनके बीच में स्पेसिंग है। फिर हमने सीड ड्रिल से राइस की सोविंग करने के बाद इसका जो बीच वाला स्पेस है, इस बीच वाले स्पेस के अंदर हमने क्या किया, ढेंचा। इसको ढेंचा, इस ढेंचा की क्या कर दी, ब्रॉडकास्टिंग कर दी। सोविंग नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इसकी ब्रॉडकास्टिंग, यानी छिड़कवा विधि से इसको छिड़क दिया। अब हम जानते हैं कि राइस के अंदर जाहिर सी बात जब हमने सीड ड्रिल से किया है तो इसके अंदर मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर होगा तभी तो राइस का सीड जर्मिनेट होगा। तो यहाँ पर ब्रॉडकास्ट करने के बाद आपका सेसबेनिया भी क्या होगा, जर्मिनेट होगा। ये चीज क्लियर है? अब लगभग 25 से 35 दिन के बाद, कब, क्योंकि हम जानते हैं जनरली जो ढेंचा होता है वो फ्लावरिंग स्टेज 40 डेज पर आती है, बिफोर फ्लावरिंग स्टेज यानी 25 टू 30 डेज बाद। कितने दिन बाद? 25 टू 35 डेज आफ्टर ब्रॉडकास्टिंग। डीएबी का मतलब क्या होता है, डेज आफ्टर ब्रॉडकास्टिंग होता है। डीएस का मतलब क्या होता है, डेज आफ्टर सोविंग होता है। यानी ढेंचा की लगभग 25 से 35 दिन बाद जब इसकी ब्रॉडकास्टिंग की है, उसके बाद हम इसको खेत में क्या कर देते हैं, इनकॉर्पोरेट, सॉरी, इस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, यहां पर एक हर्बिसाइड होता है जिसका नाम क्या है, 2,4-D। 2,4-D की 0.5 कंसंट्रेशन, क्या 0.5 परसेंटेशन ऑफ 2,4-D का हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे। तो हम जानते हैं कि ढेंचा की हाइट ज्यादा होती है, ठीक है, इसकी लीव जो है लेगुनोसिका है तो ब्रॉड लीव्स होगी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जैसे आप 2,4-D का एप्लीकेशन करते हो तो इसके अंदर नॉक डाउन इफेक्ट होता है। क्या होता है, नॉक डाउन इफेक्ट। क्या होता है, KNOWC, नॉक डाउन इफेक्ट। नॉक डाउन इफेक्ट का मतलब होता है, नॉक यानी होता है घुटनों के बल गिर जाना, मतलब ये अपना स्टेम वाले पोर्शन से क्या हो जाता है, झुक जाता है। झुकने के बाद हम क्या करते हैं, ट्रैक्टर के माध्यम से या मैकेनिकल ऑपरेशन भी नहीं करते हैं, तो इसकी लीव जो ब्रॉड लीव से 2,4-D एप्लीकेशन करने के बाद कहां पर गिर जाती है, ग्राउंड लेवल पर गिर जाती है। धीरे धीरे जब वो डिकम्पोज होती है तो एक ब्राउनी अपीयरेंस होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्राउन मैन्यूरिंग कहा जाता है। क्लियर है? यहां से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्राउन मैन्यूरिंग किस क्रॉप से रिलेटेड है, राइस से। मेन्यूर क्रॉप कौन सी होती है इसमें, सेसबेनिया। क्लियर है? कौन सी राइस के कल्टीवेशन में है, डायरेक्ट सीडेड राइस के कल्टीवेशन में। क्या करते हैं, ढेंचा की हम ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। कितने दिन के बाद, 25 टू 35 डेज आफ्टर ब्रॉडकास्टिंग। किसका एप्लीकेशन करते हैं, 2,4-D का। कितना परसेंट, 0.5% करते हैं। तो क्या हो जाता है कि उसकी जो लीव्स होती है वो नॉकडाउन इफेक्ट होता है, जमीन पर गिरती है, ब्राउन अपीयरेंस की होती है, और इससे जो ऑर्गेनिक मैटर ऐड होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्राउन मैन्यूरिंग कहा जाता है। क्लियर है? इससे क्या फायदे हैं, इसके फायदों की अगर मैं बात करता हूं तो लिख लेना बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या हुआ कि जहां पर वीट प्लांट्स ग्रो होने थे, जैसे कि मैं बात करूं, ये राइस के बीच वाला जो क्रॉप जोन है, मतलब जो रो जोन बचा है, क्रॉप जोन तो क्या होता है जहां पर हम सीडलिंग करते हैं। रो जोन क्या होता है कि दो क्रॉप के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं रो जोन। तो अगर यहाँ पर हम ब्रॉडकास्टेड किसका नहीं करते, सेसबेनिया का, तो यहाँ पर क्या ग्रो होते हैं आपके, वीट ग्रो होते हैं। तो पहला फायदा तो क्या हो गया हमें, यहाँ पर वीट का इन्फेस्टेशन भी क्या होगा, कम होगा। तो हम बोल सकते हैं लो वीट इन्फेस्टेशन, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है, ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा,
इंक्रीज होगा। अब ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज होता है तो उसके कई सारे फायदे जो आपको पता है। तो दो बेनिफिट है, ऑर्गेनिक मैटर ऐड करता है, साथ ही साथ लो वीड इन्फेस्टेशन होता है। किसकी वजह से? ब्राउन मैन्यूरिंग की वजह से। आजकल जो है ये मक्का के अंदर भी जो हमारा नॉर्थ इंडिया वाला जो पार्ट है, मेनली पंजाब हरियाणा है, वहां पर भी जो है ब्राउन मैन्यूरिंग फॉलो किया जाता है। अगर ऑप्शन में राइस नहीं हो और आपका मेज अगर हो तो आपको क्या राइट करना है? मेज ही राइट करना है। क्लियर है? अगर ऑप्शन में क्या नहीं हो, राइस नहीं हो, तो क्या राइट जाएगा आपका? फिर मेज जाएगा। ठीक है, एक बार आप इसको लिख लो, ब्राउन मैन्यूरिंग। समझ में आए कैसे लिखना है? ब्राउन मैन्यूरिंग में क्रॉप प्लांट राइस, मैन्यूर क्रॉप सेसबेनिया, जिसका नाम है ढेंचा। ठीक है, मोहित मीना दिख रहा है ना? दिखा। जाने कुछ दिख जाए किसका एक स्लोगन है न? वेरी गुड, किसका है? राजस्थान टूरिज्म का, हमारा जो पर्यटन विभाग है राजस्थान का, उसका है स्लोगन है जाने कुछ दिख जाए। ठीक है, जाने कुछ दिख जाए, राजस्थान टूरिज्म। करंट से अपडेट हो यार, तुम्हारा यूपीएससी की कर रहे हो क्या तैयारी? हैं? अच्छा, 2,4-D एप्लीकेशन के बाद हम इसको लिख ही लेते हैं। एक बार आप ऊपर का लिख लिया होगा मेरे ख्याल से। 2,4-D एप्लीकेशन के बाद क्या होगा? नॉकडाउन इफेक्ट होगा, नॉकडाउन इफेक्ट होगा तो लीफ एंड स्टेम फॉल ऑन ग्राउंड। ठीक है, और इससे क्या होगा? ब्राउनी अपीयरेंस। ब्राउनी अपीयरेंस। अब आया समझ में? चलिए आज इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल हम कोशिश करेंगे कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर और बायो फर्टिलाइजर को कंप्लीट करने की। लिख लो एक बार ऑनलाइन वाले बच्चे भी जो भी हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? इसके अंदर जनरली हमने देखा, पुराना रिवीजन किया, और ग्रीन मैन्योर क्या होता है, ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कौन सी जो है इन सिटू में आता है, कौन सा एक्स सिटू में आता है, ग्रीन लीफ मैन्योरिंग क्या होती है, सेजबेनिया का क्या रोल है, सनहेम का कहाँ यूज किया जाता है। ठीक है, सेजबेनिया के जो एक म्यूटेंट वेराइटी ऑफ किस इंस्टीट्यूट ने डेवलप की, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। ठीक है, ब्राउन मैन्योरिंग क्या होता है। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं वापस।